अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है लेप्लास करेक्शन। इससे पहले का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। उसमें आपने ये पढ़ा कि न्यूटन ने जो साउंड का के स्पीड के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया और उस फार्मूले में पुटिंग से उसके पास स्पीड की एक ख़ास वैल्यू आ गई, जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है 281 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू थी। न्यूटन के पास वैल्यू ये आई थी 281 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सपेरिमेंटली साउंड की जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत बड़ा गैप इनमें आ रहा था। तो इसका मतलब है कि कोई गलती हुई थी न्यूटन से। ये तकरीबन 16% का एरर आ रहा है। वो न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक आप लोग ज़रूर देखें। तो 16% का एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि न्यूटन से कहीं पर गलती हो गई थी। बाकी तो वही चीज़ है, एज द साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव आप सबको पता है कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और डेंसिटी ऑफ द मीडियम का मतलब क्या है? लेट्स सपोज ये एयर है, अब ये मीडियम कितना इलास्टिक है, मतलब इसमें कंप्रेस, देखिए अगर इलास्टिक होगा तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी प्रोड्यूस होगी ना, और अगर उसमें कंप्रेसिबिलिटी प्रोड्यूस होगी तो मतलब कंप्रेशन, और लाजमी बात है कि हर कंप्रेशन पर वापस क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, रेयरफैक्ट होगा, खुलेगा। तो अगर इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो इसमें साउंड वेव बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव होगी। सो स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी ऑफ दैट मीडियम, मीन्स कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये तो न्यूटन्स फार्मूला में ये दोनों चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं कि जितनी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी तो आगे ट्रांसफ़र होगी, लेकिन स्लोली, क्योंकि जब करीब करीब पार्टिकल्स होंगे तो हर पार्टिकल को एनर्जी दे के आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना टाइम लेगा। लाजमी बात है कि स्पीड ऑफ द साउंड कम होता जाएगा, और अगर ये डेंस नहीं है, इसकी डेंसिटी कम है, तो काफ़ी टाइम बहुत कम टाइम लेगा एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। चले जी, अब जो न्यूटन ने एजम्पशन किया था, उसने ये कहा था कि गैसेस आर गुड कंडक्टर, न्यूटन्स की एजम्पशन की बात मैं कर रहा हूँ, गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ heat, so the process is isothermal। अगर ये गैसेस गुड कंडक्टर है तो यहाँ पे कंप्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो आसानी से या रेरफैक्टेड पोर्शन में पहुँच के इसका टेम्परेचर कम और इसका ज़्यादा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो गुड कंडक्टर होने की वजह से कहीं पे भी ज़्यादा और कम हीट नहीं होगी, टेम्परेचर कम और ज़्यादा नहीं होगी। सो द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। लेकिन लेप्लास ने आकर न्यूटन के एजम्पशन को करेक्ट कर लिया, तो इसी वजह से इस टॉपिक को नाम दिया गया लेप्लास करेक्शन। लेप्लास फार्मूला का नाम नहीं दिया गया। तो लेप्लास ने सिर्फ न्यूटन के इस एजम्पशन को करेक्ट किया था। यहां पे न्यूटन ने कहा था गुड कंडक्टर, उसने कहा नहीं, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो जहां पे हीट ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वहां का हीट उधर ही रुका रहेगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, कंडक्ट नहीं करेगा हीट। चले जी, अब ज़रा इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज इस बंदे ने साउंड प्रोड्यूस कर लिया, इसने साउंड प्रोड्यूस कर लिया। जब इसने साउंड प्रोड्यूस कर लिया तो क्या हुआ, यहां पे कंप्रेशन, पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए, पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए। कंप्रेशन में आपको पता है न्यूटन्स फार्मूला आप लोग जरूर देखें, जहां पे गैस कंप्रेस हो जाता है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जहां पे गैस कंप्रेस हो जाता है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। और जहां पे रेरफैक्शन आ जाती है, एक्सपेंशन आ जाती है, तो वहां पे टेम्परेचर गिर जाता है। अब यहां पे टेम्परेचर बढ़ा, यहां पे टेम्परेचर गिरा,
चाहिए तो ये कि इधर से इधर हीट ट्रांसफर करके इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, लेकिन नहीं होगा। लेप्लास ने यही कहा कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इधर जो हीट प्रोड्यूस हुआ कंप्रेशन में, हीट इधर का इधर ही रहेगा। इंटरनल एनर्जी हीट की शक्ल में आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगी। तो इधर का जो टेम्परेचर है वो इधर ही रहा, इधर का जो टेम्परेचर है वो उधर ही रहा। अब एक प्रोसेस आप लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, हो सकता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हो, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें सिस्टम के अंदर न तो हीट एंटर हो सकता है और न हीट सिस्टम से बाहर निकल सकता है। इसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सो वो प्रोसेस अब अगर यहां पे आप प्रोसेस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कुछ भी इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इसमें हीट ना तो सिस्टम में एंटर हो सकता है, ना सिस्टम से हीट बाहर आ सकता है। प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन, रेरफेक्शन, कुछ भी हो रहा है, वर्क आप सिस्टम पर कर रहे हो, सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है, कुछ भी हो, लेकिन बाहर से हीट अंदर नहीं जा रहा, अंदर से हीट बाहर नहीं जा रहा। सो इस किस्म के प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। आइसोथर्मल में हमने ये कहा कि इनिशियली प्रेशर है P1, वॉल्यूम इनिशियली है V1। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, अगर आप प्रेशर को बढ़ा दो तो जितना प्रेशर बढ़ाया उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम 2 क्यूबिक डेसीमीटर, शुरू की बात मैं कर रहा हूं, 2 क्यूबिक डेसीमीटर। जब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया दो गुना कर दिया, या मैं इधर दूसरा लिख लेता हूं, P2 इज, देखिए 1 की बजाय अब क्या हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम हो गया। तो ये प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम 2 गुना कम हो जाएगा, यानी V2 विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए आपने डबल कर दिया प्रेशर को तो हाफ हुआ वॉल्यूम। 2 टाइम चेंज आ रहा है ना, इधर 2 टाइम इंक्रीज आ रहा है, इधर 2 टाइम डिक्रीज आ रहा है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या कहते हैं कि शुरू में प्रेशर कितना था, P1 जो कि 1 है, वॉल्यूम कितना था, 2, ठीक है। अब जब आपने प्रेशर को P1 से P2 कर दिया, यानी 1 से 2 कर दिया, अब चाहिए तो ये कि वॉल्यूम में कमी आ जाए। कितनी आ जाए कमी, ये शुरू में वॉल्यूम था 2, तो अब वॉल्यूम हो जाए 1, लेकिन नहीं, 1 नहीं होगा। V2 will be equal to 1 point something। अब ये जो प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम में डिक्रीज जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। दिस गेमा डिस्क्राइब दैट फैक्टर, वो चीज डिस्क्राइब करती है कि जितना प्रेशर को इंक्रीज करते हो उतना ही वॉल्यूम में डिक्रीज आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, वो आपको उसकी कमी गेमा पूरी करेगी। गेमा आप लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे, इसके अभी एक्सप्लेन अगर करेंगे। द रेशियो ऑफ Cp to C, वी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों की रेशियो आप लोगे तो उससे गेमा के वगैरह वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ P एंड V पावर गेमा कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों का प्रोडक्ट हर जगह पे सेम होगा। यानी अगर इनिशियली मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं, P1 V1 पावर गेमा, दैट विल बी इक्वल टू फाइनली भी इन दोनों के प्रोडक्ट से वही जवाब आएगा। सो P2 V2 पावर गेमा। बाकी वही चीज़ है जो हमने न्यूटन्स फार्मूला में मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। चले जी, शुरू में
जो भी है, शुरू में जब प्रेशर प्रोड्यूस जब साउंड प्रोड्यूस नहीं किया गया था तो उस वक्त प्रेशर क्या था? P, यानी इनिशियल प्रेशर उस वक्त क्या था? P। उस वक्त यहां का वॉल्यूम क्या था? V। चलो जी, इधर आपके पास क्या आ जाएगा? P, एंड इधर आपके पास आ जाएगा V पावर गैमा। ठीक हो गया। फाइनली की बात करते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस हो गया, जब इसने साउंड प्रोड्यूस कर दिया, जब इसने साउंड प्रोड्यूस कर दिया तो बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ। क्या हुआ इंटरेस्टिंग काम? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हुए। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इस कंप्रेशन को आप जरा देखें, ये पार्टिकल उस वक्त दूर दूर के फासले पे थे, इतनी जगह घेरी हुई थी। अब जब आपने कंप्रेशन प्रोड्यूस कर दिया, ये करीब करीब आ गए। प्रेशर शुरू में क्या था? P। साउंड पैदा करने से आपने कुछ प्रेशर ऐड कर दिया, डेल्टा P। P पहले से भी था, डेल्टा P बाहर से डाल दिया गया। सो फाइनल प्रेशर क्या बना? दैट इज P प्लस डेल्टा P। P तो पहले से ही था, साउंड प्रोड्यूस करने से आपने कुछ और प्रेशर ऐड कर दिया। सो अब जरा गौर फरमाइएगा, इस फाइनल प्रेशर की जगह मैं लिख लेता हूं P प्लस डेल्टा P। अब इस वॉल्यूम की बारी है, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? शुरू में वॉल्यूम क्या था? ये देखिए, ये शुरू का वॉल्यूम है V। कंप्रेशन से वॉल्यूम कम पड़ गया, सो फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ? शुरू में वॉल्यूम V था, उसमें से कमी आ गई, माइनस हो गया। कितना वॉल्यूम जो इसमें चेंज आ गया, जो कमी आ गई, वो डेल्टा V है। ये इसमें चेंज है। फाइनल वॉल्यूम इज V माइनस डेल्टा V। सो आपके पास आ जाएगा V माइनस डेल्टा V पावर गैमा। इधर गैमा है तो इधर भी गैमा। चले जी, अब अगर आप इस स्टेप को देखें तो ये बिल्कुल न्यूटन्स फार्मूला की तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे तो इन दोनों ब्रैकेट्स की आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यहां पे इस ब्रैकेट के ऊपर पावर गैमा आ रहा है। तो आपने क्या करना होगा, पहले यहां से इस v को कॉमन कर लें। सो v पावर गैमा इक्वल्स टू p प्लस डेल्टा p। इधर से आपके पास v पावर गैमा कॉमन हो जाएगा। इधर क्या बचा? 1 माइनस डेल्टा v डिवाइड्स बाय v पावर गैमा। चलो जी, ये v पावर गैमा कैंसिल, रह गया आपके पास P इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा P V बाय V पावर गैमा। अच्छा जी, अब अगर आप इस फैक्टर को देख लें तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, लेट्स से 1 माइनस एक्स पावर n इक्वल्स टू 1 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर ये प्लस है तो सब में प्लस 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 आएगा, अगर ये माइनस है तो इवन पावर वाले x के साथ प्लस और ऑड पावर वाले x के साथ माइनस। चलो जी सिंपल कर देते हैं, माइनस ये बेस में आ जाएगा n x प्लस फिर n पहले से है n माइनस 1 और x पावर 1 है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
नेक्स्ट के साथ माइनस आएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। लेकिन हायर ऑर्डर जो है तो ये फिर वेरी स्मॉल हो जाते हैं इस सेंस में, इस सिचुएशन में, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जाएं तो हमारे पास इससे क्या रिजल्ट आता है, गौर फरमाइएगा। P इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P, चले जी 1 एज इट इज, N नीचे गिरा दो, यानी गेमा को नीचे गिरा दो, बेस आ जाएगा डेल्टा V डिवाइड्स बाय V, प्लस मैंने कहा था ना हायर ऑर्डर्स वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हायर ऑर्डर स्मॉल होते जाते हैं। देखिए फिर उसके बाद आ जाएगा डेल्टा V स्क्वायर, डेल्टा V इज वेरी वेरी स्मॉल, उसका स्क्वायर आएगा तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, और फिर V पे डिवाइड भी होगा तो और भी ज्यादा स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। हायर ऑर्डर आर नेग्लेक्टेड। तो मैं इन सब जीरोस को खत्म करके यहां पे ब्रैकेट बंद कर देता हूं। अब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो P इक्वल्स टू P माइनस गेमा P डेल्टा V बाय V, फिर डेल्टा P माइनस गेमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइड्स बाय V। ये P इस साइड पे शिफ्ट होगा, सो P माइनस P इक्वल्स टू माइनस गेमा P डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा P माइनस 0। न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स फार्मूला में भी यही बात थी। डेल्टा P इज वेरी स्मॉल, डेल्टा V इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, व्हेन टू स्मॉल वैल्यूज मल्टीप्लाई विद ईच अदर दे विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो ये भी 0 इक्वल्स टू माइनस गेमा डेल P डेल्टा V बाय V प्लस डेल P। इस पोर्शन को इधर शिफ्ट करें तो आ जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस गेमा P डेल V बाय V इक्वल्स टू डेल P। गौर फरमाइएगा, ये क्या चीज़ है, स्ट्रेन नहीं है, ये क्या चीज़ है, स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है ना, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो इनटू स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेन को उधर ही शिफ्ट कर दें, सो गेमा P इन इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और आपको पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपको इलास्टिसिटी दे देता है। अब यहां पे गेमा P इक्वल्स टू इलास्टिसिटी आ गया, गेमा P इक्वल्स टू इलास्टिसिटी। चलो जी, अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 implies that V equals to under the root E by density of the medium, E by density of the medium, E by density of the medium, E. What is E? What is E? What is E? What is E? Gamma P. E हमने प्रूफ कर दिया, ये गेमा P के बराबर है। इधर हमने पुट करना है गेमा P। एंड यू नो प्रेशर इज रो GH, तो इस P की जगह मैं लिख लेता हूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, V इक्वल्स टू ये आ जाएगा गेमा रो GH। न्यूटन्स फार्मूला में भी यही चीज़ पढ़ा है कि ऊपर जो डेंसिटी है ये बैरोमीटर में जो मरकरी होती है उसकी डेंसिटी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये उसी मरकरी की हाइट के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हाइट ऑफ मरकरी कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर होती है। तो यही वैल्यूज मैं आपको पहले लिख लेता हूँ। गेमा की वैल्यू एयर के लिए 1.42 अप्रॉक्सीमेटली, आप चेक कर लें, फिर यही है आई थिंक सो। डेंसिटी ऑफ दी मरकरी आपको पता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू भी आप सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच ऑफ द मरकरी थोड़ी देर पहले बता दिया 0.76 सेंटीमीटर होता है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.76 मीटर्स।
डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यहां पे एयर है मीडियम, तो एयर की डेंसिटी, मैं मीडियम की डेंसिटी एयर की डेंसिटी लूंगा, और ये आप सबको पता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी 5 वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 2 एम्प्लाइज दैट v इक्वल्स टू, मैं बाकी कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, आपने इस क्या काम करना है, ये सारी वैल्यूज उठा के इस 5 क्वांटिटीज में पुट करनी है, एंड कैलकुलेशन के बाद आपके पास जवाब आ जाएगा 333 मीटर पर सेकेंड। ये अब थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई है लेप्लास के पास। theoretical value which is very very close to the experimental value। वो क्या है 332। अब यहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है जरा आप गौर से देखें तो 332 मीटर्स पर सेकेंड, बहुत करीब करीब है। एरर इसमें आएगा 0.00 समथिंग, कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास एरर आ जाएगा जो कि नेग्लिजिबल एरर है। सो लेप्लास ने न्यूटन्स के एजम्पशन में थोड़े से चेंजेस कर लिए, और वो चेंज क्या था कि न्यूटन ने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन इज आइसोथर्मल, जबकि इसने कहा, लेप्लास ने कहा कि नहीं, वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, वो प्रोसेस जो है वो ऑडियाबैटिक है, क्योंकि कंप्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो जाता है ये रेफ्रैक्शन की तरफ मूव नहीं करता, बिकॉज एयर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेप्लास करेक्शन। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्वांटिटीज़ हैं जो कि साउंड के स्पीड को मुतासिर करती है, जिसमें डेंसिटी है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, कि इन चीज़ों के बढ़ने या कम होने से साउंड की स्पीड में इजाफा या कमी आ सकती है, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड in the next lecture।